नमस्कार दोस्तों, आपका बी मेडिको एजुकेशन में स्वागत है। आज हम जीआई डिसऑर्डर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। अगर हम बात करें क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है या अबनॉर्मलिटीज़ है। इसमें क्या होता है, जो लिप्स होते हैं और जो पैलेट होते हैं उनका क्या नहीं हो पाता है, फ्यूज़न नहीं हो पाता है, वो जुड़ नहीं पाते हैं। ये पैलेट है और ये लिप है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये फ्यूज़ नहीं हो पा रही और ये पैलेट है, ये जुड़ नहीं पाती आपस में। अभी जुड़ क्यों नहीं पाती है, इसका जो कॉज है वो अभी तक अननोन है। लेकिन अगर एक मदर कुछ बातों का ध्यान रखे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इस रिस्क को कम किया जा सकता है। तो अगर ये देखने को मिलेगा तो किस में देखने को मिलेगा, जो बच्चा बेबी पैदा होता है उनमें ये देखने को मिलता है। उनका या तो पैलेट पूरी तरीके से फ्यूज़ नहीं होता है या उनका जो लिप होता है वो पूरी तरीके से फ्यूज़ नहीं होता है। तो चलो आगे जानते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट आर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज that occur due to failure of soft tissue and bony structure to fuse during embryonic development। तो यही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं या बोनी स्ट्रक्चर उनका फ्यूज़न नहीं हो पाता है। कौन से स्टेज में? एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। तो क्या बोला यहाँ पर, जो क्लेफ्ट लिप होती हैं और क्लेफ्ट पैलेट होता है ये कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ है, यानी कि बच्चा पैदा होगा तो उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेंगी। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट सॉफ्ट टिश्यू, या तो सॉफ्ट टिश्यू होगा या तो बोनी स्ट्रक्चर, फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे आपस में, ये आपस में फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर देखो पैलेट में यहाँ पर एक क्या यहाँ पर गैप दिख रहा है, ये फ्यूज़ नहीं हो पा रहा आपस में। और यहाँ पर लिप भी फ्यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके टाइप इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनी, क्लेफ्ट लिप एंड जो क्लेफ्ट पैलेट है कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ है जिसमें सॉफ्ट टिश्यू और जो बोनी स्ट्रक्चर है वो क्या नहीं हो पाते हैं, फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। एम्ब्रोनिक स्टेज, अब एम्ब्रोनिक स्टेज की बात करें तो हम एम्ब्रोनिक स्टेज जो होता है वो टाइम पीरियड होता है हमारा 15 डेज से लेके 8 वीक तक। अब इस दौरान क्या होता है, इसको एम्ब्रियोनिक स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दौरान क्या होता है, जो ऑर्गन होते हैं, जो मेजर ऑर्गन होते हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस दौरान ही अगर इनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे क्लेफ्ट लिप। तो क्लेफ्ट लिप की बात करें तो इट इज़ ए फेशियल कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी इन विच फेलियर टू फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विथ मिडल नेजल प्रोसेस। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिलरी प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, ये हिस्सा होता है। तो ये क्या होता है, फेलियर टू फ्यूजन हो जाता है। मिडल नेजल प्रोसेस यहाँ पर देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। मैक्सिलरी वाला प्रोसेस फ्यूज होने में फेलियर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लेफ्ट लिप। अगर हम इसकी बात करें, ये इसके होने के चांसेस, प्रेगनेंसी में जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है तो उस समय 5 to 12 वीक के टाइम पे, यानी कि लगभग 1 मंथ से लेके 3 मंथ के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। सीवीटी की बात करें, सीवीटी क्या होता है, सीवीटी कैन वेरी नोज इन वर्मिलियन बॉर्डर टू बेस ऑफ द नोज। तो सीवीटी सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है ये वर्मिलियन बॉर्डर है, जो लिप्स है ना अपर साइड की, तो अपर साइड की जो बॉर्डर है इसको वर्मिलियन बॉर्डर बोलते हैं। और ऊपर वाला क्या है, बेस ऑफ द नोज। तो यहाँ से वर्मिलियन बॉर्डर से लेके नोज के बेस तक ये देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये यूनिलेटरल भी और बायलेटरल दोनों साइड भी देखने को मिल सकता है। और देखने को कहाँ से मिलेगा, वर्मिलियन बॉर्डर से लेके नोज, बेस ऑफ द नोज तक। ओके, इंसिडेंस की बात करें, इंसिडेंस हर 800 में से एक बच्चे को हो सकता है। क्लेफ्ट लिप को ऑल्सो नोन एज चिलियोसिस, या इसको चिलियोसिस बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं हम, काइलोसिस। तो दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्पेलिंग सेम टू सेम है। अब अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल। एक तो यूनिलेटरल हो गया, दूसरा बायलेटरल। यूनिलेटरल साइड ये वाला है और बायलेटरल वाला साइड ये वाला है। अब इसमें क्या है, यूनिलेटरल में क्या होता है, बिलो द सेंटर ऑफ वन ऑफ द नोस्ट्रिल। तो एक साइड को देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, और इसमें क्या, दोनों साइड देखने को मिलेगा आपको। बायलेटरल में बस यही अंतर है, यूनिलेटरल सिंगल साइड और बायलेटरल डबल साइड। इट इज़ यूजली यूनिलेटरल ऑन द लेफ्ट साइड। तो जो यूनिलेटरल होगा, जो एक साइड वाला होता है वो देखने को कहाँ को मिलता है, मोस्ट ऑफ लेफ्ट साइड। इसमें भी आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड। मोर कॉमन कंपेयर देन द गर्ल्स। तो यहाँ पर भी बॉयज़ का नुकसान है, गर्ल्स को इसमें भी प्रायोरिटी मिली है, तो बॉयज़ों में ज़्यादा हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट की फेलियर टू फ्यूजन ऑफ पैलेटिन बोन लेटरली इज नोन एज क्लेफ्ट पैलेट। तो यहाँ पर जो पैलेट बोन है उसका फ्यूज़न ना हो पाना ही क्या कहलाता है, क्लेफ्ट पैलेट। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है पैलेटोसिस का नाम से जाना जाता है, पैलेटोसिस के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए होने के चांसेस कब से होते हैं, 3 मंथ से लेके
3.5 मंथ तक होने के चांसेस के सबसे ज़्यादा होते हैं। जेस्टेशनल एज ऑफ 12 to 14 वीक तक देखने को मिलता है। अगर हम सीबीटी की बात करें तो सीबीटी कहाँ पर हो सकता है, कैन फ्रॉम इन्वॉल्वमेंट टू वल्वा टू इंसी फॉर्मेन तक देखने को मिलता है। जो वल्वा है, वल्वा से लेके इंसी फॉर्मेन तक देखने को मिलता है, यहाँ तक देखने को मिलेगा। इंसिडेंस की बात करें तो हर 2000 में से एक बच्चे को होने के इसके चांसेस रहते हैं। टाइप की बात करें तो दो टाइप का होता है। एक आइसोलेटेड में क्या है, अगर केवल पैलेट में हो रखा है तो आइसोलेटेड हो गया, और अगर लिप के साथ साथ क्या हो गया, पैलेट भी आ गया, यानी कि पैलेट के साथ साथ लिप भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, दोनों का फॉर्मेशन फ्यूज नहीं हो रखा है, तो वो क्या कहलाएगा, एसोसिएटेड कहलाएगा। तो ईटियोलॉजी में इसका कॉज अननोन है, आइडियोपैथिक है, ठीक है। रिस्क फैक्टर की बात करें हम, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो सम मेडिसिन टेट्रोजेनिक कैन कॉज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो कुछ टेट्रोजेनिक जो मेडिसिन होती हैं वो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट कॉज कर सकती हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स होती है, एक्नी मेडिसिन होती है, या मेथोट्रेक्सेट हो सकती है। रूबेला इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये भी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट कॉज कर सकता है। दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैटरनल यूज ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग, अगर माताजी किसका यूज़ करती हैं, स्मोकिंग का यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर एल्कोहल का यूज़ करती हैं। प्रोलॉन्ग मैटरनल एनीमिया, O2 कैरी कैपेसिटी डिक्रीज, मदर O2 कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज, फिटस डिक्रीज सेल ग्रोथ इन फिटस। तो क्या है कि अगर मदर को एनीमिया है तो उसमें O2 कैपेसिटी, जो O2 को कैरी करने की ताकत है वो कम हो जाएगी। अगर वो कैरी कम हो पाएगी तो बच्चे में भी जो O2 की कैपेसिटी है वो कम पहुंच पाएगी। अगर वो कम पहुंच पाएगी तो जो ऑर्गन है उनको अच्छे से O2 का सप्लीमेंट नहीं मिल पाएगा। O2 का सप्लीमेंट नहीं मिल पाएगा तो उनका जो ग्रोथ हो पाएगा फिटस को अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट कैसे करोगे आप, असेसमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेफ्ट लिप में क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन आप देख के ही पता कर लोगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एक फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। और ग्लव्स फिंगर एग्जामिनेशन, तो पैलेट में कैसे करोगे आप, ग्लव्स पहनोगे और अंदर बेबी का हाथ डालोगे, 2 फिंगर का यूज़ करोगे, देखोगे कि फ्यूजन हुआ है नहीं हुआ पैलेट का, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। मैनेजमेंट की बात करें तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डिक्रीज द रिस्क ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो वैसे मैंने बोला कि कॉज तो अननोन है, लेकिन अगर उसको फॉलिक एसिड दिया जाए तो क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के रिस्क को ये कम कर सकती है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो सबसे पहले तो बच्चे का क्या चेक करना है, असिस्ट सकिंग, स्वेलिंग एंड ब्रीथिंग एबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि अगर बच्चे का लिप का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो सकिंग प्रॉब्लम होगी, और अगर पैलेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो स्वेलिंग प्रॉब्लम होगी, और पैलेट की वजह से उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्रोमाइज्ड एक्टिविटी इन क्लेफ्ट लिप सकिंग, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को, अगर किसी को क्लेफ्ट लिप हुआ है तो क्या होगा, सकिंग की प्रॉब्लम होगी, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर उसको क्लेफ्ट पैलेट हुआ है तो किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, स्वेलिंग की प्रॉब्लम होगी। असिस्ट फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो बच्चे का फ्लूइड जो रिक्वायरमेंट है हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा स्वेलिंग नहीं कर पाता है, सकिंग नहीं कर पा रहा है। असिस्ट कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, तो हमको बच्चे का कितना कैलोरी चाहिए ये रिक्वायरमेंट भी हमें पूरा करना पड़ेगा। फीडिंग टेक्निक लेटेस्ट, अगर हम बच्चे को फीडिंग कैसे करेंगे, लेटेस्ट टेक्निक आ रही है। सबसे पहले हम उसको क्या देंगे, स्लो अमाउंट में देंगे, स्मॉल अमाउंट में देंगे। इंटरमीडिएट बफरिंग, तो बफरिंग करते रहेंगे बच्चे का, विंड ब्रेकिंग बोलते हैं। सेमी अपराइट पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, तो सेमी अपराइट पोजीशन देंगे, प्रिवेंट टू एस्पिरेशन। साइड लेटरल पोजीशन आफ्टर फीडिंग, अगर हमने उसको फीडिंग करा दी तो उसके बाद हमको क्या कर देंगे, साइड लेटरल पोजीशन दे देंगे, किससे बचने के लिए, एस्पिरेशन से बचने के लिए। उसके बाद बच्चे को रेस्ट दे देंगे। अगर हम पुराने टेक्निक की बात करें तो पुराने टेक्निक में क्या करते थे हम, जो निप्पल होता था उसका जो साइज है ना इनलार्ज कर देते थे, फिर क्या करते थे हम, स्टिमुलेट सकिंग जो वाला हिस्सा है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, स्वेलिंग प्रॉपरली एक ही बार में पूरा दे देते हैं, और उसके बाद रेस्ट कर देते हैं, जो टेक्निक अब यूज़ नहीं होती हैं। अगर हम फीड की बात करें तो फीड किस चीज़ से हम फीड दे सकते हैं, सबसे पहले तो हम पैलेट स्पून से दे सकते हैं, या उसको हम कटोरी स्पून भी बोलते हैं। सिरिंज विद ट्यूब का यूज़ भी कर सकते हैं। मेडिसिन ड्रॉपर भी आती है मार्केट में, उसका यूज़ भी हम कर सकते हैं। की बल्ब और सक्शन अपार्ट्स नियर द बेड साइड ड्यूरिंग फीडिंग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस्पिरेशन हो सकता है, क्योंकि जब हम फीडिंग दे रहे हैं तो इसलिए हमको वहाँ पर बल्ब सिरिंज रखनी पड़ेगी, तुरंत हम उसको क्या करें, सक्शनिंग कर लें, एस्पिरेट होने से बचा लें। फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चे को क्या और क्यों ऐसी प्रॉब्लम होगी तो माँ बाप भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको यहाँ पर चिलियोप्लास्टी करने को देखने को मिलेगी, या काइलोप्लास्टी बोलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप कौन कौन सी है, और जो एज सबसे बेस्ट एज है
वो कौन सी वाली एज है, 3 to 6 मंथ। सूचर हम हमेशा जेड शेप में लगाते हैं, जेड शेप में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है जेड शेप में सूचर लगाते हैं, जेड शेप में सूचर लगाएंगे। लगन बो का यूज़ करेंगे, तो लगन बो का यूज़ करेंगे हम। लगन बो क्या होता है, और उसको एडिसिव टेप से यूज़ करेंगे। तो लगन बो यहाँ पर देखने को मिलेगा बेबी का लगन बो, ये है लगन बो। तो लगन बो क्या करता है, सपोर्ट करता है उस सूचर को। तो यहाँ पर ये लगन बो है, ये क्या कर रहा है, सूचर को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सूचर को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्या लगा है, एडिसिव टेप लगा दिया। एडिसिव टेप क्या करता है, उसको सूचरिंग को टूटने देगा। सूचर केयर की बात करें तो हम कैसे करेंगे, सूचर केयर आफ्टर ईच फीडिंग। तो सूचर की केयर हम आफ्टर ईच फीडिंग करेंगे, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा। यूज करेंगे हम, किससे साफ करेंगे, उसको साफ करने के लिए हम सलाइन का यूज़ करेंगे या स्टाइल वाटर का यूज़ करेंगे, हाफ स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का यूज करेंगे। अगर हम पोजीशन की बात करें तो सर्जरी देने के बाद हम उसको अपराइट पोजीशन दे देंगे, किसमें, क्लेफ्ट लिप में। कॉन्ट्राइंडिकेट क्या होती है, प्रोन पोजीशन। कभी भी हम बेबी का सर नीचे की साइड नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, सूचर ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, लोगों को अपनी जगह से खिसक सकता है। डू नॉट रब द सूचर, तो हम सूचर को क्या करेंगे, रब भी नहीं करेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है इसके कारण। अब हम करेंगे क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो सर्जरी नेम क्या है, प्लेटोप्लास्टी। तो प्लेटोप्लास्टी होती है, यहाँ पर बहुत सारे टाइप के आपको दिखा रखे हैं। प्लेटोप्लास्टी यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर सूचरिंग भी दिखा रखी है, किस तरीके से सूचरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन किस तरीके से कर रहे हैं। तो ड्यूरेशन की बात करें तो 6 to 18 मंथ में इसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। गैप फिल्ड बिटवीन पैलेटिन बोन बाय द पेरिस्टोइयम फ्लैप। तो जो पेरिस्टियम फ्लैप होता है उसको फील कर देना चाहिए, उससे फील कर देना चाहिए जो पैलेटाइन बोन में जो गैप हो रखा है। ओरल पैकिंग फॉर 2 to 3 days टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ ब्लड। तो एस्पिरेशन ऑफ ब्लड के लिए हमको ओरल पैकेजिंग करनी चाहिए 2 to 3 days के लिए। IV थेरेपी देंगे हम, क्योंकि बच्चा यहाँ पर फीड नहीं ले पा रहा है। डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू ब्रशिंग द टीथ। तो हम बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे ब्रश करने के लिए, क्योंकि हमने जो सूचर कर रखा वो ब्रेक हो सकता है। डू नॉट प्रोवाइड हार्ड सब्सटेंस इन डाइट ऑफ चाइल्ड, किसके कारण, ब्रेक ना हो पाए सूचर, इसलिए। डू नॉट अलाउ ओरल टेम्परेचर, टंग डिप्रेशन, ओरल प्रोसीजन, ये सब क्या कर सकते हैं, इंजरी कर सकते हैं। पोजीशन आफ्टर सर्जरी, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड। तो अभी 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे निकल के आ गए। क्लेफ्ट लिप में आप कौन सी पोजीशन अलाउ नहीं करोगे, प्रोन पोजीशन अलाउ नहीं करोगे, सेमी लैटरल पोजीशन दोगे, अपराइट पोजीशन दोगे। लेकिन इसमें कौन सी पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे, प्रोन पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, फीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है सारी कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जो नर्व्स होती है हमारे यहाँ पर ओटाइटिस मीडिया जो नर्व्स होती है, तो जो हमारा क्लेफ्ट पैलेट है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता, तो डैमेज कर सकता है वो नर्व्स को, इसके कारण। या सर्जरी के दौरान भी क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं तो उसके कारण वो नर्व्स डैमेज हो सकती है, क्योंकि उसी साइड में ये होती है लगभग ऑपरेशन के टाइम पे। उसके अलावा उसको स्पीच में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पूरा सूचरिंग कर रखी है, फीडिंग में उसको प्रॉब्लम हो भी सकती है। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट अवेयरनेस वीक 7 to 15 मई 2022 में मनाया गया था। और कलर इज क्लेफ्ट अवेयरनेस रिबन वेयरिंग पर्पल कलर का था। व्हाट मंथ इज क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट अवेयरनेस। अगर आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो वैसे ये जुलाई के मंथ में मनाया जाता है। जुलाई इज द नेशनल क्लेफ्ट एंड craniofacial awareness and prevent month. This month focus on raising awareness about and prevention for a congenital condition known as cleft lip and palate. The condition can occur in the first 3 months of the pregnancy. तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में हो सकता है। और वैसे जो अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है जुलाई मनाया जाता है, लेकिन इस टाइम कब मनाया गया, ये मनाया गया क्लेफ्ट लिप एंड अवेयरनेस 7 to 15 मई को मनाया गया। तो इसी के साथ मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपको जल्दी एक नए टॉपिक पे मिलते हैं। अगर आपको हमारी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।